हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर BEGC 102 का ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ और इसमें वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि वो रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में, या फिर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर या ये भी बोल सकते हो कि इस पेपर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ये पेपर जो है बहुत बड़ा पेपर है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। अभी जो हम कर रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, तो वो भी जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, ये हैं। हाँ, फर्स्ट जो है ये आपको आंसर्स देने हैं शॉर्ट नोट में। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं ये, इनको आप खुद करना है इसको। ठीक है, इसको अगर मैं सारे करने के लिए अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल हम करने वाले हैं ये 4 क्वेश्चंस। गॉट इट? सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, या फिर आप सेक्शंस पे ध्यान मत दो, बस ये सोचो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको 4 या ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 या फिर 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करूँगी। उसके बाद आने वाली वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें मैं कुछ 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो उसमें शामिल करूँगी। तो पहला जो क्वेश्चन है जो हमेशा की तरह सबसे इम्पोर्टेंट है, इलियाड से आता है। ठीक है, इलियाड पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें इस क्वेश्चन पेपर में जो हम बात करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है इस एपिक के बारे में। ठीक है, तो इलियाड को अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं, बट अगर आप इस यूनिट को पूरा अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इलियाड में कुछ भी आ जाएगा ना, आप लोग आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे सामने आप लोग देख सकते हो। वैसे अपनी तरफ से भी तैयारी करना चाहो तो कर लेना, बट यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेती हूँ कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक विद रेफरेंस टू द इलियाड। कि किसी एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो रेफरेंस टू द इलियाड से रेफरेंस्ड ली हुई, या फिर बोल सकते हो कि एक ऐसा एपिक, इलियाड जैसा एपिक जिसमें इलियाड वाली जो कुछ खूबियाँ थी, विशेषताएँ थी, उसकी आपको उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा, हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, जो भी आप इलियाड के बारे में लिखने वाले हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, परिचय। ठीक है, 5-6 लाइन का लिख देना। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि जो इलियाड है ये एक एपिक है। ठीक है, और लिखा किसने था? होमर के द्वारा लिखा हुआ ये एपिक है। ठीक है, इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी या जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में जो उन्होंने चीज़ें लिखी, एक तो इसका लेंदी नैरेटिव हो गया, फिर एक हीरोइक फिगर के बारे में बात की गई है इसमें, और एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर जिसमें जो वॉर के लिए, जो वॉर से रिलेटेड है, जो वॉर की जिसमें बातें होती हैं, और एक ग्रैंड स्टाइल हो गया, और उसकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ। तो इलियाड है वो थ्रू इट्स ए डिटेल्ड पोर्ट्रेट, ठीक है, ऑफ अ ट्रोजन वॉर। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ के जाना कि ट्रोजन वॉर के बारे में ये काफ़ी बड़ा डिटेल्ड पोर्ट्रेट है, जिसके बारे में यहाँ पर जो वॉर है, ट्रोजन वॉर के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ जो एचिल्स है और जो हेक्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस एपिक के, उनके बारे में यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है। ठीक है, तो हम पॉइंट्स वाइज यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसका लॉन्ग नैरेटिव में आप क्या लिखेंगे कि जो इलियाड है एक बहुत ही बड़ी पोएम, वास्ट पोएम, और इसको बोल सकते हैं कि आप स्पैनिंग अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि जो इलियाड है एक बहुत बड़ी पोएम है। इसका एक नैरेटिव जो है बहुत विशाल है, लंबा है। इसमें आप अगर मान लीजिए कुछ लाइंस भी अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इसमें 15,693 लाइंस में ये पूरी की पूरी पोएम लिखी गई है, और इसको 24 बुक्स में क्या किया गया है? सेपरेट, मतलब इतना बड़ा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए 24 या फिर 24 बुक्स में इसको विभाजित किया गया है या इसमें लिखा गया है। सेकंड पॉइंट में जैसे हम लिखेंगे आपको
इसमें हम लिखेंगे सीरियस सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वैसे ही सीरियस है। तो सीरियस सब्जेक्ट क्या होता है कि जो इसका विषय है वो गंभीर विषय है। तो जो एपिक है, दिस एपिक सेंटर्स ऑन द ट्रोजन वॉर, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये ट्रोजन वॉर के बारे में बात करता है और जो उसका सेंटर पॉइंट है वो भी ट्रोजन वॉर के बारे में ही है, ठीक है, इसीलिए इसको सीरियस बोला जा रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस एंड लास्टिंग इम्पैक्ट इज़, ठीक है, मतलब कहने का है कि जो ये जो इसका जो सब्जेक्ट है, एक तो ये ट्रोजन वॉर पर सेंट्रलाइज्ड है, उस पर केंद्रित है, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है एक, और जो एक स्थायी प्रभाव वाला बोल सकते हैं या लॉन्ग लास्टिंग इसका इफ़ेक्ट जो है वो बताया गया है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे या सेंट्रल हीरो के बारे में आप लिख देंगे, ठीक है। सेंट्रल हीरोज कौन कौन थे इसके? इलियाड जो है वो एक्किलिस, ठीक है, उसके चारों तरफ घूमती है, वो जो कौन है, एक पावरफुल वॉरियर है इस इलियाड में एज ए हीरो, ठीक है, क्योंकि इसी के चारों तरफ ही, एचलिस के चारों तरफ ही पूरा का पूरा ये सिनेरियो घूमता है। और इसके साथ साथ वो जो उसका नेचर दिखाया गया है, जिस तरह से वो अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, उसके बाद उसके जो युद्ध के बाद उसकी एक्टिविटीज़ रही हैं, उसका जो वॉर पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम, या फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्शन डिटरमाइन फेट, मतलब कि कर्म जो होते हैं वो भाग्य का किस तरह से निर्धारण करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो युद्ध के टाइम, जिस युद्ध की हम बात करें, इसमें ट्रोजन वॉर की जो बात करें, तो युद्ध के टाइम और उसके बाहर या उसके बाद की चीज़ें, अकेलिस के जितने भी कार्य थे, जो उसकी एक्टिविटीज़ रही, वो सीधे सीधे तौर पर युद्ध को एक अलग ही दिशा देते हैं। और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स में शामिल होते हैं, उनके फेट को या उनके भाग्य का क्या करते हैं, वो निर्धारण करते हैं एक तरह से। देन ग्रैंड स्टाइल में आप लिखेंगे कि जो ये जो पोएम है, ठीक है, ये जो एपिक पोएम है, ये एक औपचारिकता बोल सकते हो या फिर एक उन्नत शैली में लिखी गई है, जो रोज़मर्रा की भाषा से थोड़ी सी अलग है। मतलब कहने का ये है कि जो भाषा शैली या जो राइटिंग स्टाइल जो इसमें यूज़ किया गया है पोएम में, वो एक फॉर्मल एलिवेटेड स्टाइल, और ये बोल सकते हो कि डिस्टिंक्ट है ये, मतलब फ्रॉम एवरीडे लैंग्वेज, जो हम रोज़मर्रा की जो हमारी भाषा होती है, हम बात करते हैं जिस तरह से, उससे ये थोड़ी सी अलग तरीके से लिखा गया है। 6th पॉइंट है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज क्या होता है कि जो होमर है ना, इसमें होमर जो है वो कुछ सिमिल वगैरह हो गए, जो उसका यूज़ करते हैं, और जो इसमें जो अदर इनकी जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं टू क्रिएट अ विविड और मेमोरेबल नैरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए होमर ने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है, उसमें आप इसमें देख सकते हो कि जैसे ऑर्नामेंटल मीन्स एक अलंकृत भाषा, किन किन अलंकारों का यूज़ किया गया है। तो होमर ने ना क्या किया कि एक तो जीवंत और जो एक याद रखने वाली एक ऐसी पोएम की या एक ऐसा एपिक की रचना करी जिसको लोग हमेशा याद रखें। तो उसके लिए उन्होंने जो एक सिमिल्स यूज़ किए गए हैं, और जो स्टॉक चीज़ें होती है उनको यूज़ किया गया है, और जितनी भी शैलीगत उपकरण थे या जो ऑर्नामेंट्स यूज़ किए गए हैं, जो एक किसी भाषा को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, तो वो यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया गया। देन 7th है हमारा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जब आप इसको जब युद्ध के बारे में, जब जो ट्रोजन वॉर के बारे में जब बात चल रही है, तो जितने भी जो देवी देवता थे उस टाइम के, ठीक है, जो डिवाइन इंटरवेंशंस था उनका, उन चीज़ों को भी इसने यहाँ पर होमर ने अपने जो एपिक में यूज़ किया है कि किस तरह से जब वो ट्रोजन वॉर जब हो रहा था, तो उसमें जितने भी डिवाइन इंटरवेंशंस थे, जो देवी देवता थे, उन्होंने किस तरह से एक डायरेक्टली उसमें पार्ट देते हैं वो, और जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सारी घटनाएं जो हीरोज़ होते हैं उनके भाग्य को या उनके फेट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ में आप लिखेंगे कि जितनी भी अलौकिक क्षमताएं होती हैं, जितनी भी सुपर ह्यूमन जो क्षमताएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अकेलिस हैं
और उसके साथ साथ जो अदर हीरोज़ हैं उनकी जितनी भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, चाहे उनका करेज है, उनकी स्किल्स हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी इस एपिक को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में या फिर उसको एक पारंपरिक तरीके से दर्शाने में उस चीज़ को काफ़ी हद तक जो हेल्प करते हैं। या फिर बोल सकते हो कि जितनी भी चीज़ें इसमें करेज हो गया, स्किल हो गई, दैट रिफ्लेक्ट्स द एपिक ट्रेडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस होमर। 8th पॉइंट को आप लोग एलोबरेट करेंगे कि इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि जो पोएम है ना, दैट पोएम बिगन्स विद एन इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़, जैसे कैलियोप हो गया, और जो कुछ इंस्पिरेशंस नैरेटिव को थोड़ा सा एक ढूंढने के लिए, या फिर जो दैट सीकिंग इंस्पिरेशन फॉर द नैरेटिव, है ना, इस तरह की चीज़ों के लिए जो आप होमर ने, या फिर आप बोल सकते हो कि जो पोएम की स्टार्टिंग में एक जो कहानी के लिए या फिर कथाओं के लिए जो प्रेरणा मांगना या प्रेरणा की इच्छा रखना, ठीक है, तो उन चीज़ों का यहाँ पर आप बता सकते हो इसको। फिर यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए कि कार्य की एकता हो गया, या फिर यूनिटी किस तरह से उसमें जब वॉर के टाइम पर जिस तरह से एक ये जो इलियाड है, इलियाड क्या है कि एक अलग ही तरह की या फिर एक विशिष्ट टाइम पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर इसको केंद्रित किया गया है, और जितनी भी घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है, जितने भी इसमें सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और एक तरह से जो स्टोरी है उसको एक स्टोरी की जो एक प्रकाष्ठा होती है या फिर उसका जो एक बेस्ट होता है उसके पीक पर ले जाना उस चीज़ को उन एक्शंस के ज़रिए, तो वो आप यहाँ पर बता देंगे। फिर फोकस ऑन वैलोर एंड करेज, साहस पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो वॉर में जितने भी हीरोज़ रहे हैं उनकी आपने देखा होगा कि जब आप इलियड पढ़ोगे तो कंटिन्यू उनकी कुछ ना एक तरह से टेस्टिंग होती रहती है, उनकी परीक्षा ली जा रही होती है, और जितनी भी कुछ ऐसी परिस्थितियों में जो उनके विपरीत होती हैं उसमें उन्हें किस तरह से अपनी साहस का और अपने करेज का जो एक तरह से उनको अपना डिस्प्ले करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना लिख सकते हैं कि जो हीरोज़ हैं दे आर कॉन्स्टेंटली टेस्टेड इन बैटल, है ना, एंड दे ऑल्सो डिस्प्लेइंग ब्रेवरी और स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ द एडवर्सिटी। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा कंक्लूजन ज़रूर लिखना है इसमें और अपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना। ये हम ओडिपस रेक्स, एक ग्रीक ट्रेजेडी बाय सोफोक्लेस, ठीक है। सबसे पहले तो ना जब भी आप एक क्वेश्चंस करते हो ना इस तरह के, किसी भी जब एक पर्टिकुलर किसी नॉवल के बारे में जब पूछा जाता है या कोई प्ले है या कोई पोएम है जिसके बारे में, तो एक बार उसकी समरी ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये जो सोफोक्लेस ने जो लिखा है ओडिपस रेक्स, ठीक है, ये एक जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसके बारे में ये यहाँ पर बात की गई है। इसमें है क्या कि जहाँ पर ये जो एक राजा हैं किंग, ठीक है, ओडिपस, जिस पर बेस्ड है ये सारा, थीब्स के ये राजा हैं, ठीक है, या फिर किंग बोल सकते हैं। थेब्स के ये किंग है, हु इज़ फेटेड टू किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर, मतलब वो अपने पिता की हत्या कर देता है और अपनी मदर से शादी कर लेता है। थेबिस जो है वो प्लेग से पीड़ित है, सफरिंग फ्रॉम प्लेग, एंड जो ओडिपस है दैट ओज टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिज प्रेडिसर्स मर्डर, मतलब जो उसके ओडिपस जो है वो एक तरह से एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें वो अपने जो पूर्वज हैं उनके मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो इस बात से अनजान है या अनअवेयर है कि जिस मर्डर को वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जिस रिडल को, एक्चुअली में वो खुद ही वो मर्डरर होता है। तो ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ फेथ को, फ्री विल को, और जितनी भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं अबाउट इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता के जो परिणाम हैं उनके बारे में, और फेथ के बारे में, फ्री विल के बारे में,
ठीक है। और जो अज्ञानता के परिणाम हैं, इन सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में ओडिपस टेक्स्ट में बात की गई है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में मुझे बताना था आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए। आप इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी सी समरी ज़रूर पढ़ के जाना, जो भी आप जो जिस भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम इसमें जो रोल ऑफ फेट और डेस्टिनी करेंगे, तो इसके लिए हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ताकि आपको जब अगर देखो मेन ये होता है कि अगर आपको पॉइंट्स याद रह जाएंगे ना, तो अगर आप जैसे आप थोड़ा बहुत समरी पढ़ के जाओगे, तो समरी तो एक कहानी ही होती है ना। जैसे हम मूवीज़ देख लेते हैं, मूवी अगर मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें कोई मूवी की स्टोरी बताए, तो तुम्हें एकदम से याद हो जाती है वो एक बार सुनते ही। तो इसीलिए समरी को पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप जितने भी उसमें कैरेक्टर्स हैं ना, उनको आप एक्सप्लेन तो ईज़िली कर लोगे। इसीलिए समरी इम्पोर्टेंट है, समरी ज़रूर पढ़ के जाना। वो आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, आप चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई हेल्प बुक अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें से भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए इसके ये हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैंने ये ऑलरेडी सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, सो दैट कि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं एक एक लिखूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट है द ओरेकल्स एंड प्रोफेसी, ठीक है। मतलब ओरेकल की भविष्यवाणी, ओरेकल ने क्या भविष्यवाणी की थी ओडिपस के बारे में। तो जब नाटक स्टार्ट होता है ना, उसमें ओडिपस जो है वो थेब्स, जहाँ के ये राजा हैं, थेब्स में क्या था कि प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। और उसको एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, कि थेब्स को प्लेग को किस तरह से रोका जाए ज़्यादा फैलने से। ये जब हम नाटक की स्टार्टिंग में ये चीज़ को देखते हैं, तो वो इस जो ओडिपस जो है वो उसको इस बात का ध्यान नहीं रहता, या इन चीज़ों से वो अनअवेयर होता है कि वो उसी राजा का मर्डर बनने वाला है, जिसकी वो जिसके लिए मतलब पहचान करने के लिए, या जिसको वो ढूंढ रहा है। इसको आप बोल सकते हो कि जो ओडिपस है, ही इज़ अनअवेयर दैट ही इज़ destined टू बिकम द वेरी किंग्स मर्डरर ही सीक टू आइडेंटिफाई। मतलब उसी राजा को तो ढूंढ रहा है ना, वो उसी आदमी को ढूंढ रहा है जिसकी जो जो हत्यारा है, और उसी का ही वो एक तरह से मदद भी कर रहा है, बट अनअवेयर है कि ये वही आदमी है जिसका वो मर्डर बनने वाला है। ओडिपस के जो एक्शंस थे वो क्या थे कि जो डिज़ायर टू प्रोटेक्ट किसको, थेब्स को, एंड हिज ओन रेपुटेशन, मतलब अपनी रेपुटेशन, ठीक है। थेब्स जो है, थेब्स और अपनी खुद की जो रेपुटेशन की एक रक्षा करने के लिए, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, या वो करना चाहता है। मतलब थेब्स की जो 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 राज्य है वो, और अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करना मतलब उसकी इच्छा है, होनी भी चाहिए। तो और जो ओडिपस के जितने भी काम हैं, सारे के सारे मतलब अच्छे काम थे, पुण्य वाले थे, बट उसे एक ये सारी चीज़ें उसको एक ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जो उसके अपने जन्म, जो उसका भाग्य और जो बर्थ है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो दुखद उसका जो जन्म था और भाग्य को उजागर करती हैं वो चीज़ें। मतलब जो ओडिपस के एक्शन है ना जितने भी, वो सारे के सारे हैं तो मतलब इन ए पॉजिटिव वे, बट एक तो हो गया कि डिज़ायर टू प्रोटेक्ट थेब्स और हिज ओन रेपुटेशन। तो ओडिपस जो एक्शंस हैं, दो इंटेंडेड टू बी वर्चुअस एंड दैट ऑल्सो लीड हिम टू डाउन अ पाथ ऑफ डिस्कवरी दैट रिवील हिज ओन ट्रेजिक बर्थ एंड डेस्टिनी। मतलब उसका जो जन्म था या फिर उसका जो भाग्य था, उसके बारे में जो चीज़ें रिवील होती हैं, उसको एक ऐसे रास्ते पर लेके जाती हैं। अटेम्प्टिंग टू एस्केप फेथ, ओडिपस जो है वो ये भविष्यवाणी जब उसको पता चलती है, या वो सुनता है कि जब वो जो अपने पिता का मर्डर करने वाला है और अपनी ही माँ से शादी कर लेगा बाद में, तो वो जो कोरिंथ है, कोरिंथ को छोड़कर अपने जो उसके भाग्य के बारे में जो उसने सुना है, तो अपने भाग्य से ना बचने का काफ़ी प्रयास करता है। वो जो चीज़ें उसके फेथ में लिखी हुई हैं, उनसे वो एक तरह से अपने आप को ना बचाने की कोशिश करता है, या उन चीज़ों से एक भागने की कोशिश करता है, दूर होने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो ये भी सोचता है कि जो उसका पालन पोषण हुआ है, जो नरिशमेंट उसे मिला है, हालांकि जो किंग लॉयस का जो मर्डर कर देता है, उसके साथ साथ
उसे अनजाने में ही क्या होता है ना कि उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक प्रेरित हो जाता है वो खुद ही। कहने का मतलब ये है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो उसको पता था ऑलरेडी, वो चाहे जितना भी उस चीज़ से दूर भाग रहा था, लेकिन अनजाने में ही जब उससे जो मर्डर हो जाता है तो ये सारी चीज़ें एक तरह से घुमा फिरा के ना वो उस मर्डर के चारों तरफ ही उसके जितने भी एक्शन थे वो सारे के सारे उस मर्डर के फेवर में ही उसके सारे एक्शंस जो हैं वो एंड हो जाते हैं। देन द पावर ऑफ फेथ, भाग्य का भाग्य की ताकत कह सकते हो या फिर भाग्य की शक्ति बोल सकते हो। ये जो नाटक है ना, ये पूरा का पूरा पावर ऑफ फेथ पर टिका हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जो ओडिपस हैं वो अपने भाग्य से बचने के लिए जितने भी वो प्रयास करता है, बट इन रियलिटी वो सारे के सारे जो प्रयास होते हैं वो उसको उसी चीज़ के करीब ले जाता है जिससे वो भागना चाह रहा है अपने अब उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, वो जितने भी रास्ते उसको समझ में आते हैं वो सारे रास्ते बदलने की कोशिश करता है, अपने तरीके बदलने की कोशिश करता है। बट जो फेथ है, जो भविष्यवाणी जो उसके बारे में की गई है, वो उससे बच नहीं सकता था। और जितनी भी या ये बोल सकते हो जितनी भी पूर्व निर्धारित घटनाएं उसके बारे में लिखी गई थी उसके भाग्य में, या जो भविष्यवाणी की गई थी, उनसे वो बच नहीं सकता था। तो इसलिए यहाँ पे ये पावर ऑफ फेथ के बारे में बताया गया है कि दैट it also demonstrate the power of it by highlighting how जो Oedipus attempts to avoid his destiny है ना actually, but actually it bring it closer to his fate। और जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी थी, that is also inexorable and he cannot escape the predetermined events जो भाग्य में लिखा हुआ, जो भाग नहीं सकता था। फ्री विल या फिर डेस्टिनी बोल सकते हो, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें कहता है ओडिपस रेक्स जो है इट एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन फ्री विल एंड डेस्टिनी। जब ओडिपस को मौका मिलता है, या ये बोल सकते हो वाइल ओडिपस मेक्स चॉइसेस, तो दे आर ऑफन कंस्ट्रेन्ड बाय द लार्जर फोर्सेस ऑफ फेथ हो गया, सजेस्टिंग दैट इवन विद एजेंसी individuals may be unable to control their ultimate fate। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी को भी अगर मान लीजिए पता चलता है कि एजेंसी के साथ भी या फिर व्यक्ति अपने अंतिम टाइम में या अंतिम भाग्य को निर्धारित करने में असमर्थ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी जो पूरा ये ओडिपस रेक्स जो ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा भाग्य पर निर्धारित है, इसलिए वो सारी बातें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। भाग्य हो गया, भविष्यवाणियाँ हो गई, या फिर अपने कार्य हो गए, या फिर किस्मत बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें या फिर ये बोल सकते हो कि भाग्य जो है उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी से कोई नहीं बच सकता। तो डेस्टिनी के बारे में यहाँ पर वो सारी बातें बताई गई हैं जिसके बारे में हम ये ओडिपस पढ़ रहे हैं। ट्रेजिक डाउनफॉल, जो दुखद पतन या दुखद एक तरह से अंत बोल सकते हो, क्योंकि जो नाटक है उसके में जो ओडिपस का जो डाउनफॉल होता है वो ज़रूरी यहाँ पर दिखाया गया है, कंपल्सरी दिखाया गया है, जो ये भी बताता है कि कैसे जो उसके एक्शंस थे, हालांकि वो फ्री विल से इंस्पायर होते हैं, बट एक जो पूर्व निर्धारित और एक जो डाउनफॉल होता है, ट्रेजिक डाउनफॉल की तरफ ही पूरा का पूरा इसका जो कंक्लूजन कह सकते हो आप, या फिर निष्कर्ष जो है वो लेके जाता है उसकी तरफ। तो आप ये बोल सकते हो कि जो द प्लेज ट्रेजिडी लाइज इन द इनएविटेबिलिटी ऑफ ओडिपस डाउनफॉल, ठीक है, एंड दैट डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट्स एक्शन दो seemingly driven by free will हो गया, अल्टीमेटली लीड टू ए प्रीडिटरमाइंड और डिवास्टेटिंग कंक्लूजन, ठीक है। ये यहाँ पर हमने सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्क्राइब कर लिए हैं। इसके बाद आप अपना कंक्लूजन ज़रूर लिखना इसमें, ठीक है। ओडिपस रेक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना, 7 से 8 लाइनें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं राइट ए डिटेल नोट ऑन द, नहीं हम ये 9th नहीं करेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये वाला करेंगे, कमेंट ऑन द स्टाइल ऑफ होरेशियन सटायर। इस पर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन होने वाला है दिस वन, हम ये वाला करेंगे। ट्रेजेडी ब्लेंड्स इमोशंस एंड मीनिंग,
डिस्कस विद रेफरेंस टू द इलियाड। देखो इलियाड में हमने अभी ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बाद दूसरा एक और आ गया, ठीक है। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं इलियाड पर। सो चलिए कर लेते हैं कि ट्रेजेडी, ब्लैंड्स इमोशन और मीनिंग्स, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें बताना है। गॉट इट। ट्रेजेडी क्या होती है? त्रासदी, ठीक है। ब्लैंड इमोशन, भावनात्मक जो प्रभाव होता है, ठीक है। और उसका मीनिंग, ये तीनों चीज़ें हमें बतानी है। तो देखो इलियाड जो है ना, उसको एक अगर आपने समरी पढ़ी है तो अच्छी बात है, बट मैं बता देती हूँ। इलियाड जो है इट कंसिडर्ड एज अ सेमिनल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी। त्रासदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण के रूप में इलियाड को एक मतलब माना जाता है, ठीक है। और जो फीलिंग्स होती है, जो भावनात्मक प्रभाव को एक डीप इमोशन या डीप मीनिंग के साथ इन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, इलियाड जो है ये एक महाकाव्य जो है, एपिक तो है ये एक वॉर, रिस्पेक्ट, फेट और जो मानवीय स्थिति, जो ह्यूमन कंडीशन होती है, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में एनालिसिस करता है, पड़ताल करता है इन सारी चीज़ों की। और इसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ना, उनको भी ये जागृत करता है, ओपन करता है, या फिर उनको सीख करता है। साथ ही साथ जो स्ट्रगल है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर फ्री विल है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली दैट इट प्रोमोट्स कंटेम्पलेशन ऑन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी एंड फ्री विल। ओके, चलिए। सो इसमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हेक्टर है, हेक्टर और जो अकिलिस जैसे जितने भी इसमें हीरोज़ हैं, उनका जो पेन, डेथ, उनकी सुपरनैचुरल पावर्स, इन सब के बावजूद जितने भी जो सुपरनैचुरल जो ताकतें हैं, जो देवी देवताओं हैं, जो उनकी अपनी एक फ्री विल है, उसके बावजूद जो मानव जीवन का जो एक अल्पता, या फिर उसको जो आप बोल सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, एंड प्रोवोकिंग बोथ पिटी एंड फियर। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो बेसिक चीज़ इसके बारे में निकल के आएगी ना, वो ये है कि द सफरिंग एंड डेथ ऑफ हीरोज़, लाइक कौन कौन थे? हेक्टर और अकिलिस, डिस्पाइट देयर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। दिस एपिक हाईलाइट द कैप्रिशियस नेचर ऑफ द गॉड्स एंड द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट प्रोवोक्स बोथ पिटी एंड फियर, ठीक है। ये थोड़ी सी समरी हो गई। समरी ज़रूर लिखना, या फिर इसको आप तो मतलब समरी तो आपको पढ़ के ही जानी है, उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा ये लिख देना है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, इस जो रेफरेंस टू द इलियाड, तो इलियाड के बारे में जो हम ट्रेजेडी, ब्लैंड इमोशन और उनका मीनिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करती हूँ, सो दैट थोड़ा आप लोगों के लिए समझना भी ईजी हो जाता है और याद रखना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट्स लिख लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। चलिए, ये मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया है, प्लीज़ हंसना मत तो मुझे लगा कि इस तरह से थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा, इमोशनल इम्पैक्ट। ये इमोशनल इम्पैक्ट हमारा एक पॉइंट हेडिंग बन जाएगा। ये इसके सब हेडिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस में। ये पहला पॉइंट है, ये इसकी हेडिंग्स है। इसी तरह से हम 3-4 हेडिंग्स बनाएंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है हमारा इमोशनल इम्पैक्ट में पिटी एंड फियर। जो अरस्तु है वो ये इस चीज़ पर आर्ग्यू करते हैं कि दैट पिटी एंड फियर आर सेंट्रल टू ट्रेजेडी, ठीक है। किसी भी त्रासदी का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो पिटी और फियर होता है। एंड जो इलियाड है, ये इट इवोक्स द इमोशंस थ्रू द ट्रेजिक डेथ्स ऑफ हीरोज़। जो हीरोज़ है ना इलियाड में, उनकी जो ट्रेजिक डेथ हुई है, उन चीज़ों को एवोक करता है, उन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से दिखाता है। एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अबाउट देयर एक्शंस एंड द ओवरऑल सीन ऑफ मिसफॉर्चून, कि जितना एक तो जो हीरोज़ हैं उनकी जो एक दुखद मृत्यु बोल लो, या फिर उनके जो उनके कार्य और परिणाम, उसके साथ साथ जो उनका दुर्भाग्य है, उस चीज़ की एक समग्र भावना या फिर एक
डीप मीनिंग के साथ, डीप इन सोर्सेज के साथ इन भावनाओं को उजागर किया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा ग्रीफ और सोरो। दुख, दोनों एक ही मीनिंग है। ग्रीफ का मतलब भी दुख होता है, सोरो का मतलब भी दुख होता है। तो ये जो कविता है ना, ये पूरी एक तरह से ना इट इज़ फुल ऑफ ग्रीफ एंड सोरो, मतलब हर तरह के दुख से भरी हुई है। मेनली क्या है कि जो हमारे जो नॉन होते हैं, जो हमारे नियर डियर होते हैं, उनके जब उनको जब हम खो देते हैं या उनका जो लॉस होता है हमारे ऊपर, और जो फैमिली पर जो युद्ध के किसी भी वॉर के जो विनाशकारी परिणाम होते हैं, या कोई भी युद्ध होता है बेसिकली, तो ये इलियड एक वॉर के बारे में ही है पूरी पोएम। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, और जो हमारे नियर डियर जो होते हैं, हमारे प्रियजन होते हैं, उनका जो एक उनकी क्षति, उनका लॉस हो जाना, वो सारे दुख जो हैं इस कविता में भरे हुए हैं। मतलब दिस पोएम इज़ फुल ऑफ पेन। ठीक है, देन रेज एंड ब्रेथ, क्रोध और प्रकोप, है ना। तो जितने भी इसमें आप बोल सकते हो कि जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, द कैरेक्टर्स स्पेशली कौन, एक तो एक्लिस, और जो हु एक्सपीरियंस इंटेंस रेग, ठीक है ना, और जो उसको लेके जाता है इस तरह के काम की तरफ, या उसको आप बोल सकते हैं कि उसके जो काम है ना, वो एक इस तरह से उसको प्रेरित करते हैं कि वो अपने कामों के ज़रिए युद्ध के या वॉर के जितने भी विनाशकारी जो चक्र होता है एक, उसमें योगदान देता है। कहने का मतलब है कि जो मेन पार्ट है, जो अकिलिस जो है, वो एक तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, ठीक है, और उसके जो कार्य हैं, जो उसके एक्शन हैं, वो उसको कहीं ना कहीं युद्ध के विनाशकारी परिणामों की तरफ एक तरह से कंट्रीब्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं। फिर है आपका कैमरेडियर एंड लॉयल्टी, सौहार्द और वफादारी। देखो, जितनी भी इसमें वायलेंस हुई है ना, उसके बीच में भी जो पोएम है उसमें जितने भी योद्धा हैं या जो हीरो हैं, उनके बीच में एक लॉयल्टी है, एक सौहार्द की भावना है, वफादारी है। इनके सारे जो बंधन, जो इस तरह के जो रिलेशंस हैं, उनकी एक तो ये पोएम जो है इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करती है। उसके साथ साथ जितनी भी जो दुख वाली चीज़ें हैं, या फिर वायलेंस है और डिस्ट्रक्टिव साइकिल ऑफ द वॉर है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारे एक्शंस जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब डिस्पाइट द वायलेंस, द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द बॉन्ड्स ऑफ कैमरेडियर एंड लॉयल्टी बिटवीन वॉरियर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑफर्स मोमेंट्स ऑफ इमोशनल कनेक्शन अमिड्स द चाओस। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे। जैसे ही हमारा इमोशनल इम्पैक्ट बना, इसी तरह से सेकंड पॉइंट बनाते हैं। यस, सेकंड हमारा बनेगा मीनिंग एंड थीम। ठीक है, ये हमारे इनके सब पार्ट्स हैं। तो मीनिंग एंड थीम में बनेगा हमारे फेट वर्सेस फ्री विल। अब ये क्या होता है, जो इलियाड है, इट ग्रैपल्स विद द क्वेश्चंस ऑफ वेदर ह्यूमन फेट इज़ प्रीडिटरमाइंड और इंडिविजुअल्स हैव द पावर टू चूज देयर ओन डेस्टिनी। मतलब ये है कि जो इलियाड है, इसमें इस क्वेश्चन पर ज़्यादा विचार किया गया है कि क्या ह्यूमन फेट, जो इंसान का जो भाग्य है, क्या वो पहले से ही लिखा हुआ है, प्री डिटरमाइंड है, या फिर जो हर एक जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या उनको अपनी ओन डेस्टिनी स्वयं खुद से सिलेक्ट करने की या चूज़ करने की आज़ादी है या नहीं है। ठीक है, या फिर उनमें वो क्या वो पावर उनको दी गई है ह्यूमंस को कि वो अपना जो अपना भाग्य, ठीक है, क्या व्यक्तियों के पास अपना भाग्य चुनने की शक्ति है, या वो जो भाग्य है वो पूर्व निर्धारित है। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑनर एंड रेपुटेशन, सम्मान और प्रतिष्ठा। जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें ये जो ऑनर और जो रेपुटेशन की जो भावना है, वो उनकी डेथ के बाद भी एक बहुत ही रेप्यूटेड, या फिर आप बोल सकते हो कि गौरवशाली, ठीक है, डिज़ायर के रूप में दिखाया गया है। या बोल सकते हो कि द कैरेक्टर्स आर ड्राइवन बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर एंड द डिज़ायर फॉर अ ग्लोरियस रेपुटेशन इवन इन डेथ। थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ वॉर।
जो पोएम है इट ऑफर्स अ ब्रूटल एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रे ऑफ वॉर, ठीक है, और इट ऑल्सो हाईलाइट्स द डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड द साइकोलॉजिकल टोल इट टेक्स ऑन इंडिविजुअल्स। मतलब कहने का ये है कि जो युद्ध का जो स्वरूप होता है ना, जो युद्ध की जो प्रकृति होती है, ठीक है, उसमें आप क्या इसमें जो पोएम जो मेन जो फोकस करती है ना, वो उसमें युद्ध का जो एक क्रूर बोल सकते हो आप, और एक यथार्थवादी जो चित्रण यहाँ पर दिखाता है। इसके साथ साथ जितने भी विनाशकारी जो डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जो इंसानों के जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पर क्या पड़ते हैं उस चीज़ का, किसी भी विनाशकारी परिणाम का, वो यहाँ पर इसमें बताया गया है। देन मोरालिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन, मृत्यु दर और मानवीय स्थिति, उसके बारे में इलियाड में क्या बताता है, या इलियाड क्या कहता है कि ये जो कविता है ना, ये मानव जीवन की एक तो नाजुकता, ठीक है, या उसकी जो एक होता है ना कि भाई मृत्यु तो आनी ही है, ये तो निश्चित है, तो इन चीज़ों को एक तरह से ना पॉइंट आउट करती है। और जो रीडर्स हैं उनके लिए, उनको ये सोचने के लिए या उनके एग्जिस्टेंस की जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनको सामना करने के लिए एक तरह से मजबूर करती है। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि जो पोएम है दैट अंडरस्कोर्स द फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट ऑल्सो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑल्सो फोर्सिंग रीडर कौन हो, तुम हम रीडर, टू कन्फ्रंट द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसानी अस्तित्व की जो लिमिटेशन है ना, उसके बारे में, उस चीज़ को स्वीकार करने के बारे में ये पोएम जो है जोर डालती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। या थर्ड पॉइंट हमारा आएगा ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी क्या है, हाउ ट्रेजेडी वर्क्स इन इलियाड। देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा गया कैथेरिसिस, ठीक है, दो द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेजिक इवेंट्स एंड जो कैरेक्टर्स हैं दे आर सफरिंग एंड द ऑडियंस जो है दैट ऑडियंस इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग कैथेरिसिस। अब कैथेरिसिस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी दुखद घटनाएं हैं ना, और जो कैरेक्टर्स का जो पेन है, उस पेन को महसूस करने के माध्यम से जो ऑडियंस है वो कैथेरिसिस या फिर रेचन का अनुभव कर सकते हैं, और वो भावनाओं का जो एक तरह से एनालिसिसकरण और ही है, और जो एक तरह से अपने आप को फ्री विल या फिर एक फ्री अंडरस्टैंडिंग की तरफ, उस भावना की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है मोरल सिग्निफिकेंस, जो नैतिक महत्व इसको बोल सकते हैं आप। ये जो कविता है ये नैतिक, जितनी भी इसमें परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, और जो जितने भी एक्शंस इसमें लिए गए हैं, जो जिनके कुछ परिणाम निकले हैं, कुछ इस तरह के परिणाम निकले हैं जो काफ़ी दुखद रहे हैं, जिनका ह्यूमंस पर साइकोलॉजिकल जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, तो उन परिणामों की तो जांच करती है, साथ ही साथ जितने भी नैतिक या फिर मोरल वैल्यूज़ जो हैं, और अच्छाई बुराई, गुड और बैड का जो नेचर है, उसके बारे में भी सोचने के लिए मजबूर करती है ये पोएम। तो बेसिकली देखा जाए तो जब आप इलियाड पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो एक वॉर के बारे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, उसके बाद जो वॉर के जो परिणाम निकले हैं, उसके क्या क्या हर इंसान पर इंडिविजुअली क्या प्रभाव पड़ा है, उस चीज़ को इस पोएम में बहुत अच्छे से बताया गया। और देखा जाए तो जो युद्ध होते हैं या जो वॉर होते हैं, उसका जब कभी भी जब भी कोई वॉर होता है, जैसे तुम रूस और यूक्रेन का अगर तुम देखो, तो वो सिर्फ एक दो सेनाओं के बीच में युद्ध नहीं था, उस वॉर का जो आम पब्लिक थी, उनके उस युद्ध के परिणाम ने आम पब्लिक के लाइफ के हर एक हिस्से को टच किया, बुरी तरह से प्रभावित किया। तो ये जो पोएम है हमें यही सिखाती है कि जो वॉर है उसका क्या परिणाम है। मतलब वॉर करना आसान है, बट उसके परिणाम हमेशा दुखद ही होंगे। देन लास्ट है इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट, बौद्धिक इंगेजमेंट या फिर संलग्नता कह सकते हैं। तो इलियाड में ना एक तो बहुत टफ सब्जेक्ट जो दिया गया है, और उसके साथ साथ जो ऑडियंस है या फिर आप बोल सकते हो जो रीडर हैं, उनसे भी कई सवाल पूछे गए हैं कि जो एक तो ये इसकी जो थीम जो है
इलियाड के, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी इसमें रीडर को चैलेंज करने पड़ रहे हैं, किस लिए? टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वर्ल्ड एंड देयर प्लेस विद इन इट। ठीक है, कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप इलियाड पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ जो रीडर जब पढ़ता है तो कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, जिसका आंसर उन्हें खुद देना पड़ता है। और एक इसकी जो इलियाड का जो थीम है वो तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, बट इसको अगर डीपली देखोगे आप तो ये बहुत ही, इसका थीम जो है ना, इसका जो बेस है वो काफ़ी टफ़ है। टफ़ मतलब सोचने पे मजबूर करता है। वैसे तो अब इस तरह के क्वेश्चंस तो वैसे होने भी चाहिए, है ना, तभी तो दिमाग मतलब खुलता है ना, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सोचते हैं उन पर, जब हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो इलियाड्स पावर जो है ना, एज ए ट्रेजेडी, इट लाइज इन इट्स एबिलिटी टू मूव अस इमोशनली वाइल साइमल्टेनियसली प्रॉम्प्टिंग अस, कहाँ? टू थिंक डीपली about the human condition and the meaning of suffering and death। बस इतना, क्या क्वेश्चन ख़त्म।